जी, पंडित जी नमस्कार आपको सबसे पहले। और आज आपकी कार्यकाल सेवा का दिवस का अंतिम दिवस है। आप विद्यालय जाने के लिए तैयार हैं। हम 39 साल पुरानी यादों की तरफ चलते हैं। कैसे याद करते हैं आप उसके पुराने दिन को, जब पहला दिन आप अपने स्कूल कर्तव्य के लिए गए थे? उस दिन की कुछ यादें हो तो हमें बताएं। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अंतिम समय जो है आज मेरा रिटायरमेंट का है। और जब मैंने ज्वाइन किया था, इंदौर से 39 किलोमीटर दूर मुरखेड़ा नामक स्थान है, और उस स्थान पे मैंने ज्वाइन किया था। तब एक युवा था और मुझे शैक्षणिक कार्य का कोई अनुभव नहीं था। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शिक्षा विभाग में या शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दूंगा। प्राथमिक रूप से मैंने जब मेरा करियर बनाने का समय आया, तब मुझे ये लगता था कि मैं इंजीनियर बनूं। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, पर परिस्थितियां ऐसी कुछ आई कि उस समय ये स्थितियां आई कि मुझे लगा कि अब तो कोई भी जॉब मुझे मिले जिससे मेरा जीविका चल सके, ऐसे जॉब को करने के लिए मेरी मजबूरी थी। और मैंने वो जॉब जो भी मिला पहला, उसे मैंने स्वीकार किया। और भगवान ने मुझे शायद इस शिक्षक के जॉब के लिए लिखा था, इस शिक्षक कार्य के लिए लिखा था। तो उन्होंने सबसे पहला अवसर मुझे शिक्षक की नौकरी का दिया, और बच्चों की सेवा का मौका दिया, और राष्ट्र की सेवा का मौका दिया। मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि उस पहले दिन से लेके आज तक की सेवाएं मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपने बच्चों को दे पाया, कई बच्चों को उनका भविष्य बना पाया। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए थे, मैंने उन बच्चों को वो संस्कार दिए हैं। आपने संस्कार की बात करी। 39 साल पहले बहुत अलग वातावरण होता था। क्या दिनचर्या होती थी आपकी? किस तरह वहाँ जाते थे, कैसे लौट के आते थे? ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे, वहाँ के जो शिक्षक थे या जो पहले आपके प्रिंसिपल प्राचार्य मिले, उनका कैसा स्वभाव रहा, कैसा सहयोग उन्होंने करा, कुछ इसके बारे में बताएं आप। सर्वप्रथम मैं जब गया था तो हम बस से अप डाउन करते थे। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि उस समय 3 रुपये या 2.5 रुपये किराया लगता था जाने का, और 2.5 रुपये आने का। 5 रुपये हमें मिलते थे, 5 रुपये का किराया लगता था, और हमें 10 रुपये रोज की तनख्वाह मिलती थी, और उसमें ही हमको पूरा महीना गुजारना पड़ता था। हमारे जो हेडमास्टर थे रातेगर साहब, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, मुझे पहले पड़ाव पे ही मिल गए वो। और उनने एक संस्कारी वो भी थे, और उन्होंने ये समझाया कि बेटा आप अब जॉब में आ गए हो तो पूरी ईमानदारी, तन्मयता और लगन से आप काम करें। कोई भी काम करें तो परफेक्शन से करें, उसमें त्रुटि रहने की संभावना बिल्कुल नगण्य रहे। अनुशासन के बहुत पक्के थे वो। उन्होंने मुझे अनुशासन जो है की सीख भी दी। हालांकि मेरे फादर खुद एयरफोर्स में थे, तो अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी, समयबद्धता हमारे खून में ही है। और कभी भी मैं, मेरे ख्याल से आज तक कभी लेट नहीं गया, और कभी भी ऐसी कोई शिकायत मैंने अपने एचएम को नहीं दी। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सिखाया कार्य पद्धति क्या होती है, शिक्षण कैसे किया जाता है। क्योंकि मुझे कभी आज तक मैंने ट्यूशन भी नहीं पढ़ाई थी उसके पहले, तो मुझे किसी बात का अनुभव नहीं था। लेकिन 2-3 महीने में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने ही परिवार में आ गया हूँ, और मुझे एक पिता जैसा नाता उन एचएम के द्वारा मिला। मेरे सहयोगी भी अच्छे थे, और उस समय का वातावरण बिल्कुल ऐसा था कि लोग अपने कर्तव्य के प्रति लगनशील थे, अभी भी हैं। उसमें वहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं। लगन तो आज के टीचर्स में भी है, पुराने टीचर्स में भी थी, आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं। परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई। बिल्कुल, आपने जब जिक्र करा 10 रुपये प्रतिदिन मिलता था, यानी मतलब 300 रुपये महीना। और मुझे लग रहा है कि जब हम आपके जीवन काल को देखते तो इस कम तनख्वाह में जीवन गुजारना यकीनन कठिन पूर्व था। और इसके साथ में एक संघर्ष आपका जुड़ा है। हम आपके माध्यम से वो संघर्ष जानना चाहते हैं कि शिक्षकों के लिए जो संघर्ष चलाता है वो संक्षिप्त में आप थोड़ा बताएं, और किस प्रकार आपने विजय पाई इस मामले में।
जब हम लगे थे तो हमारी नियुक्ति पूरी तरह से परमानेंट ही की गई थी। उसमें लिखा था कि आपको 2 साल तक 300 रुपये मिलेंगे और 2 साल बाद आपको रेगुलर वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि गवर्नमेंट ने हमको नोटिस दे दिया कि आपकी सेवाएं अस्थायी थी और आप अगर कनिष्ठ सेवा चयन की परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपको जो है हटा दिया जाएगा। मात्र 2 या 3 महीने की नौकरी करने के पश्चात हमें भारी झटका लगा। हम असंगठित तो थे, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन 254 लोगों की उस समय नियुक्ति इंदौर जिले में हुई थी और पूरे 8000 लोगों की नियुक्ति मध्य प्रदेश में हुई थी। धीरे धीरे हमने संगठित होना शुरू किया। लोगों को मेरे पे प्रति बहुत विश्वास था। उन्होंने मुझे नेतृत्व करने के लिए कहा कि आप हमारा नेतृत्व करें। हमने हाई कोर्ट में केस लगाया और उस आदेश को चुनौती दी जिसमें हटाने का उन्होंने कहा था। हाई कोर्ट से हम स्टे ले आए, लेकिन संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मैदानी संघर्ष बाकी था और हाई कोर्ट में इधर स्टे चल रहा था, लेकिन हमने मैदानी संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई। मैदानी संघर्ष में हमने धरना किया, आंदोलन किया और धीरे धीरे हमने 8000 लोगों तक पहुंच बनाने की पूरी कोशिश की। मध्य प्रदेश के सभी टीचर्स को इकट्ठा किया। उप शिक्षक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था उस समय टीचर्स के लिए। उप शिक्षक के रूप में नियुक्ति होती थी, बाद में सहायक शिक्षक बनाया जाता था। तो उप शिक्षक संघर्ष समिति का गठन किया और समिति के माध्यम से लड़ाई लड़ी और हमारे साथी बड़े कर्मठ थे और लड़ने का मादा रखते थे। तो उन सब लोगों ने मिलके उस लड़ाई को अंजाम दिया और अंततः हम सफल रहे और गवर्नमेंट ने हमको 2 साल का जो पीरियड दिया था उसकी जगह 1.5 साल में ही रेगुलर कर दिया और 300 रुपये जो हमारे आने जाने में ही खर्च हो जाते थे वो जो है उससे हमने 2 साल बाद मुक्ति पाई और एक नया जीवन हमारा सामने था। अपने नया जीवन शुरू हो गया था, परमानेंट हो गए थे और नए संचार के साथ में शिक्षक अपने कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन जब संघर्ष की बात चली तो हम युवा अध्यापक संघ पे आ जाते हैं। ये जो संघर्ष चला आ रहा था, युवा अध्यापक संघ आने के बाद इसमें कितना बदलाव आया और ये किस लिए शुरू करा, ये कैसे बढ़ा आगे? चूँकि उप शिक्षक संघर्ष समिति सिर्फ संघर्ष के लिए और उसी लेवल की थी कि रेगुलर करने का उद्देश्य था, लेकिन बाद में हमने पाया कि शिक्षा विभाग में भी कई विसंगतियां हैं और शिक्षकों के साथ कई जगह अन्याय होता है। कई जगह उनकी मांगें ऐसी होती है जो उनको पूरा करना गवर्नमेंट चाहती नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दों को लेकर हमें लगा कि एक संगठन हमें की ज़रूरत है और उस संगठन के माध्यम से हम अपनी बात शासन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में प्राइमरी रूप से एक उप शिक्षक संघर्ष समिति का गठन तो था ही, उसी के सब टीचर्स ने मिलके युवा अध्यापक संघ बनाया। युवा अध्यापक संघ इसलिए नाम रखा गया कि उसमें अधिकांश सब युवा लोग ही थे और चूंकि वो 2 साल पहले ही उनकी नियुक्ति हुई थी और उसके बाद भी अगर किसी की नियुक्ति थी उसमें भी उनको शामिल किया गया। और हमारा ये सोचना था कि व्यक्ति उम्र से युवा नहीं होता, उसके विचार युवा होना चाहिए, उसकी जो उत्साह है वो युवा होना चाहिए। अगर वो इस प्रकार का विचार रखता है, संघर्ष करने की स्थिति उसकी है और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ना जानता है, तो वो युवा है। तो इसलिए हमने युवा अध्यापक संघ का गठन किया और उसमें हम कई उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त की। अपने संघर्षों के माध्यम से अधिकारों का क्रियान्वयन भी वो सरकार से करा पाया। बिल्कुल, युवा अध्यापक संघ तक हम आ गए हैं। हम आखिरी संगठन आखिरी रस्म पे बात करें उससे पहले हम फटाफट आपसे जान लेते हैं कि 39 वर्ष की सेवा में आप कितनी जगह रहे, कितने साल रहे और क्या बेसिक परिवर्तन उन स्कूलों में आपने कर दिया? फटाफट देखिए, क्या है कि सबसे पहले ही नियुक्ति मेरी मुरखेड़ा में हुई थी, माध्यमिक विद्यालय मुरखेड़ा में। और ईश्वर की दया है कि मेरे को ट्रांसफरों से जरा मुक्ति रही। मेरा पहला ट्रांसफ़र मुरखेड़ा से 10 साल बाद हुआ। 10 साल तक मैंने ग्रामीण क्षेत्र में रहा, वहीं रहा और 3-4 साल तक तो मैं वहीं रह के मेरे परिवार सहित मैंने मेरे बच्चों को भी वहीं पढ़ाया है।
सरकारी स्कूल, अभी भी मेरे बच्चे जो पढ़े हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। मेरा विचार ये है कि जहाँ आप पढ़ाते हो उसके प्रति विश्वास रखने के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, तभी तो दूसरे के बच्चे आएंगे। उसके बाद ईश्वर की कृपा से मैं मालवीय नगर प्राथमिक स्कूल में आया। छोटा सा स्कूल था, दड़बे नुमा था और अस्तबल जैसा स्कूल दिखता था। मेरी आत्मा मुझे कचोटती थी कि कहाँ आप ऐसे स्कूल में बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैंने संघर्ष किया, कलेक्टर को उस स्कूल में आमंत्रित किया और उस छोटे से स्कूल को उसके बिल्डिंग के लिए ज़मीन कलेक्टर से दिलवाने की पूरी कोशिश की और सफल भी रहा। और अंततः नगर निगम के माध्यम से वहाँ पे मालवीय नगर में एक शानदार बिल्डिंग बनाई और जिसमें जब मैं पढ़ाता था जब तक 500 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे और वो उसको मैं मिडिल स्कूल प्रोन्नत करवा के आया। उसके पश्चात जब मुझे राज्यपाल पुरस्कार मिला तो गवर्नमेंट की नई नीति आई कि जो राज्यपाल पुरस्कृत टीचर हैं उनको पारिबाहर पदोन्नति दी जाए। और उस पदोन्नति के कारण मेरा तीसरा तबादला तो नहीं कहेंगे, प्रोन्नति के बाद मेरा स्कूल बदला, स्थानांतरण हुआ और मैं पास के ही, पहले मैं मंदिर के पास में मालवीय नगर में था, भगवान की शरण में था और उसके पश्चात मैं मस्जिद के पास आ गया, अल्लाह के शरण में आ गया और जहाँ भी रहा मैं ईश्वर की शरण में रहा, मेरे गुरुदेव की शरण में रहा। और करीब छोटी खजरानी स्कूल में 11 वर्ष मेरे ये अंतिम रहे और 11 वर्ष में मैंने उस स्कूल को अपने तह पूरी सुधारने की कोशिश की। सुधारने की बनिस्बत ये कि फिजिकल रूप से और शैक्षणिक स्तर का भी उसका उपाय किया। और जो स्कूल जिसको लोग एक बदनामी के राह पे देखते थे कि किसी बस्ती में है और डरते थे उस स्कूल की तरफ देखने में भी, तो उस स्कूल को एक आज अच्छा स्कूल और एक उन्नत स्कूल और एक अच्छा स्कूल की जो कहते हैं जिसकी परिभाषा है उसको बनाने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जब सर्विस शुरू हुई थी तो जो पहला गंतव्य था वो 39 किलोमीटर था और अब ये मालवीय नगर से जब छोटी खजरानी आया तो मुझे लग रहा है ये भी जो निवास है 9 किलोमीटर लगभग होगा। तो कहीं ना कहीं 3-9 का आंकड़ा ही आता है। हम रस्म के बारे में बात कर लेते हैं। रस्म के साथ आप जुड़े हैं, इन दिनों चल रहा है संगठन, तो क्या कर रहा है वो? रस्म का पूरा फुल फॉर्म है राज्य आदर्श शिक्षक मंच। चूँकि संगठन युवा अध्यापक संघ में लोगों की कुछ आपत्ति ये थी कि ये अब आपकी एज हो गई है और युवा तो रहे नहीं, फिर भी आप उस संगठन का नाम युवा रखा है। तो हमने उस संगठन को उसका नाम सिर्फ बदला है, बाकी सदस्य वही रहे और विचार वही रहे। विचारों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, विचारधारा वही है। और राज्य आदर्श शिक्षक मंच में ऐसे ही शिक्षकों को हम शामिल करते हैं जो वास्तव में हमारे संघ के आदर्शों का पालन करते हैं और वास्तव में स्कूल के और शिक्षा विभाग के शिक्षक शिक्षार्थी जैसे जो घटक हैं उनके हित की बात सोचते हैं। ऐसे ही लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। और रस्म जो है, रस्म का मतलब ही है कि जो अपनी रस्म है उसे पूरी अच्छी तरह वो करें और स्कूल के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति और अपने विभाग के प्रति और अपने समाज और देश के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध रहें। ऐसे ही लोगों का हमारा संगठन है। उसके माध्यम से हम बहुत सारे काम करते हैं, समाज सेवा का भी काम करते हैं और शिक्षा विभाग के जो दूसरे काम होते हैं उसे भी हम पूरी तरीके से करते हैं। जैसे विद्यार्थी मार्गदर्शन कार्यक्रम हमारा होता है, गरीब बच्चों की सहायता का होता है, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम उसमें शामिल करते हैं जो सिर्फ अधिकारों की लड़ाई के साथ में अपने कर्तव्य पालन का एक संदेश भी देते हैं। बिल्कुल, आपने रस्म की बात करी तो हमारे जो दर्शक हम देख पा रहे हैं, हमको बता दें कि भगवती प्रसाद पंडित जी से ये पहला भाग का हमारा साक्षात्कार था। अभी हमारी रस्म निभाई जारी है। दूसरे भाग में हम और भविष्य की योजना पे बात करने वाले हैं और कुछ दृश्य हम वो भी आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार आप इनका विद्यालय इनको विदाई देने वाला है। तो फिलहाल पंडित जी, प्रथम भाग के इस सेशन में हम आपसे विदा लेते हैं। दूसरे भाग में जल्दी आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।